छावा की जर्नी इतनी खूबसूरत है कि मुझे मैं तारीख सब कुछ याद है। क्या हुआ? तो छावा के साथ में ऐसा है कि मैं बचपन से जानता हूँ छावा क्या है। छत्रपति संभाजी महाराज से आपका कनेक्शन किस उम्र से है? सर ये मैं तब शायद आई थिंक 11th में था। अरे बाप रे। राइट। तो जब मुझे वो ऑडिशन का मैसेज आया तो मेरी आंखें एकदम ऐसे चौंधिया गई कि ये तो वही छावा है। संताजी घोरपड़े का ऐसा कहते हैं कि वो इतने लॉयल थे कि जब संभाजी महाराज ने उन्हें आखिरी वॉर से वापस भेजा, तुम जाओ, तो उन्होंने आज तक का रिकॉर्ड सबसे तेज घोड़ा दौड़ा है, ऐसा इतिहास में कहा जाता है। फिर उसके बाद में औरंगजेब से बदला लेने वाले संताजी घोरपड़े ही थे। औरंगजेब के इतने अंदर तक चले गए थे कि औरंगजेब जिस टेंट में रहता है उसका गुंबद तक उखाड़ लाए थे वो लोग। ऑटो वाला भी महाराष्ट्र में मिलता है तो मैं बोलता हूँ अरे वो फिल्म आ रही है वो देखना, कि अरे मैंने संताजी किया सुना। तो उन्हें एकदम ऐसा लगता है आप संताजी घोरपड़े हो। एक ओला ड्राइवर है उसको मैंने बताया था, वो मुझे आज भी मैसेज करता है, सैल्यूट संताजी घोरपड़े, सैल्यूट। जिन संताजी को मैंने लड़ते हुए देखा वो संताजी अलग थे, और जिन संताजी को मैंने उस दरबार में रोते हुए देखा वो संताजी अलग थे। सबसे चैलेंजिंग पार्ट मेरे लिए तो एक वॉरियर का फिजिकली अडैप्ट करना था। मतलब वो इतना बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। एक्चुअली मैं उस वक्त ओवरवेट भी था। मुझे याद है लुक टेस्ट के बाद में जब जैसे लुक टेस्ट हुआ, पिक्चर्स सब क्लिक हुई, ये सारी चीज़ें हुई, लक्ष्मण सर मेरे पास आए और बोले कि एक बात याद रखना, तुम्हें संभाजी की फौज में लड़ना है, संभाजी महाराज की। ये क्या है, तैयार करो अपने आप को, तैयार करो, 2-1.5 महीना है तुम्हारे पास में, जो कर सकते हो करो, लेकिन तुम बस ये याद रखना कि संभाजी महाराज के साथ में लड़ना है। फिजिकल के साथ साथ जो बाकी एक्शन सीक्वेंसेस जो शूट हुए वो भी इतने अतरंगी थे कि कभी हम ज़मीन फाड़ के आ रहे हैं, कभी हम पानी से निकल रहे हैं, कभी आसमान से लटक रहे हैं। तो वो गन्नई के खेतों गन्ना बांध के खेत सर, वो इतना ज़्यादा टफ सीक्वेंस है वो। मतलब आप सोचिए हमारे आगे गन्ने लगे, पीछे गन्ने लगे, और हर गन्ने की पत्ती में कुछ कांटे होते हैं और वो चेहरे पे लग रहे हैं, हाथ पे लग रहे हैं। फिर वो मार खाना और मारना तो अलग होता ही है, उठा के फेंकना है किसी को कैसे फेंकना है। तो बस हम मार रहे हैं, मतलब जो हमें सिखाया गया उस हिसाब से हम लोग मार रहे हैं। तो उसमें एक स्वॉर्ड मुझे यहाँ लगी आँख के पास में, और उस वक्त मुझे एकदम से रियलाइज हुआ करियर खत्म हो गया। लेकिन वो विक्की कौशल जैसा इंसान ही इस तरह का हो सकता है। एक बार विक्की के लिए आप अपने कैमरे में, अपने कैमरे में मुजरा कर तो राजे। दिस इज फॉर राजे। कि मुझे FTI से निकलते से ही पहले ऑडिशन में फिल्म मिल गई। ये कौन सी? गुलाब गैंग। ओहो, माधुरी दीक्षित और जूही चावला के साथ, राइट। लेकिन वो ऐसा फेज था लाइफ का जो कि मतलब मैं अभी भी एकदम हिल जाता हूँ। उसका नुकसान तो ये हुआ कि मेरी ज़िंदगी के 2-3 साल मेरे हाथ से निकल गए। बहुत क्रूशल, मेरी शादी हो चुकी थी और उसके बाद की बात है ये। तो जिस तरह से, जिस किस्म का मैंने ह्यूमिलिएशन उस वक्त झेला, क्योंकि मैं मिसफिट था उस चीज़ के लिए, और जो मजबूरियों में मैंने जिस तरह के डिसीज़न लिए, मेरे अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन बढ़ चुका था, बहुत एग्रेशन बढ़ चुका था। मैं इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था अपनी फैमिली वालों के लिए, खुद से, अपनी वाइफ का मैंने बहुत समय बर्बाद किया उस वक्त। मतलब वो बहुत पेनफुल 3 साल रहे। एक खूबसूरत और अच्छी फिल्म की खासियत ये होती है कि उसका हर किरदार आपके साथ रह जाता है। छावा जरूर छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में है, लेकिन उनके साथ जितने भी किरदार थे वो आप पर एक छाप छोड़ जाते हैं, और उन्हीं किरदारों में से एक किरदार संताजी घोरपड़े, जिसको निभाया अंकित आदर्श शर्मा ने। थैंक यू अंकित, हमसे मुलाकात करने के लिए, हमसे बात करने के लिए, राजी होने के लिए। अंकित बहुत शर्मीले हैं, तो मतलब लिटरली इनको घसीट कर लाया गया है बातचीत करने के लिए। सेट पर मैंने उनके साथ काम किया तो
सेट पर ये एक बार आए ये बताने के लिए कि मेरे एक दोस्त को ये जानते हैं और दोस्त के जूनियर रहे हैं, और बस इतनी बातचीत हुई हमारी, क्योंकि ये बोलते ही बहुत कम है, और वही शख्स है जिसने पर्दे पर संता जी के किरदार को इतनी खूबसूरती से जिंदा कर दिया। अंकित, थैंक यू सो मच सर मुझे बुलाने के लिए। ये हमारा सौभाग्य है। इट्स एक्चुअली अ प्रिविलेज एंड प्लेजर टू टॉक टू यू। स्पेशली उन लोगों से बात करने में बहुत मजा आता है जिनके बारे में पता ही नहीं होता, क्योंकि वो बोलते ही नहीं। तो आज बहुत मजा आने वाला है। शुरुआत तो छावा से ही करेंगे, बहुत सारी छावा की बातें करेंगे, लेकिन बिल्कुल वो बातें भी करेंगे जो आप करते नहीं है जनरली अपने बारे में। ठीक, लेकिन स्टार्टिंग विद छावा, कैसे आई फिल्म, हाउ डू यू लैंड द रोल, और फिर वहां से लेकर लक्ष्मण सर से मिलने से लेकर शूट और ख़त्म होने तक, फिर स्क्रीनिंग की बात बाद में करेंगे। आपने जब उसको देखा हो एक अलग अलग कहानी होगी, पर ये पूरा प्रोसेस, ये पूरी जर्नी। सर छावा की जर्नी इतनी खूबसूरत है कि मुझे मई तारीख सब कुछ याद है। क्या हुआ, 3 मई 2023 को मेरे पास में ऑडिशन आया था। और ये संता जी के लिए ही था? नहीं, हाँ, इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि मुझे धना जी के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन आया। अच्छा, मुझे कॉल आया, जिसको प्ले किया है बाद में शुभांकर। हाँ, शुभांकर भाई ने, राइट। तो मुझे कॉल आया और उन्होंने मुझे बताया कि छावा करके एक फिल्म है। तो छावा के साथ में ऐसा है कि मैं बचपन से जानता हूँ छावा क्या है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ का जो सबसे पहला प्ले किया था थिएटर में। छत्रपति संभाजी महाराज से आपका कनेक्शन किस उम्र से है? सर ये मैं तब शायद आई थिंक 11th में था। अरे बाप रे, राइट। तो जाग उठाए रायगढ़ करके एक प्ले है जिसमें छत्रपति संभाजी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज के रिलेशन पर वो पूरी कहानी है उसकी। तो उसमें मैंने संभाजी महाराज का कैरेक्टर किया था। तो मैं तब से जानता हूं कि छावा क्या था, छावा किसने लिखी है, छावा की कहानी क्या है, संभाजी महाराज का आगरा से क्या कनेक्शन है, औरंगजेब से वो जिंदगी में पहली बार कब मिले थे, वो सारी चीजें मुझे पता है क्योंकि मैंने उस नाटक के लिए अपनी रिसर्च की थी। तो उसमें ये पार्ट था। तो जब मुझे वो ऑडिशन का मैसेज आया तो मेरी आंखें एकदम ऐसे चौंधिया गई कि ये तो वही छावा है। तो मैंने सबसे पहले उस कास्टिंग वाले से बोला कि यार भाई, क्या मैं कॉस्ट्यूम्स पहन के आ सकता हूं इसके लिए, क्योंकि एक्चुअली वो प्ले हम लोग सालों से करते आ रहे, तो मेरे पास में कॉस्ट्यूम्स थे। तो वो हंसा और बोला कि हाँ ठीक है, आप कॉस्ट्यूम है आपके पास तो आ जाओ कॉस्ट्यूम लेकर के। और फिर मैंने जाकर के कॉस्ट्यूम में ऑडिशन दिया मैंने धना जी का था। लेकिन जब लुक टेस्ट हुआ, लुक टेस्ट के बाद में पता नहीं लक्ष्मण सर और पूरी टीम को क्या लगा कि उन्होंने मुझे संता जी के लिए फिर कहा। रिसर्च इसका मतलब आपकी पहले से ही थी, हालांकि शायद संता जी पर न रही हो। हाँ, संता जी के बारे में मुझे तो कैरेक्टर मिलने के बाद ही मैंने रिसर्च करना शुरू की, तब मुझे पता चला कि वो कितने महान हैं। और आपकी रिसर्च में जो कुछ आपने पढ़ा या जो कुछ आपने डिस्कवर किया, वो डेफिनेटली वांट टू हियर दैट, क्योंकि बड़ी फैसिनेटिंग है। मैं भी जब से छावा से जुड़ा हूँ और चीज़ें पढ़ रहा हूँ, इतनी फैसिनेटिंग चीज़ें निकल के आ रही हैं। क्या क्या चीज़ें आई विच ब्लू योर माइंड? सबसे पहले तो संभाजी महाराज जो हैं, उनके जीवन में जो उनकी माँ की कमी उन्हें रही है, वो सबसे बड़ी चीज थी। वो सबसे बड़ा उनकी जिंदगी में एक, कह सकते हैं जैसा फिल्म में भी दिखाया है, बार बार वो मतलब अपनी माँ के बारे में ही सोचते रहते हैं, उनके बारे में ही बात करते रहते हैं। उसकी वजह से उनका और शिवाजी महाराज का भी थोड़ा बहुत मतलब अनबन रहती थी, ऐसा मैंने उसमें देखा है, पढ़ा है। और पर उनकी माँ से जो उनका कनेक्शन था, जिसकी उनको कमी खलती थी हमेशा, वो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा एक हिस्सा था, जिसके बाद में उनके अंदर जितना भी एग्रेशन है वो उस चीज से ड्राइव करता था। मतलब उन्हें ऐसा लगता था कि इस पूरे साम्राज्य की वजह से मेरी माँ मेरे साथ नहीं है और मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो मुझे निभानी पड़ेंगी, और उसमें मेरी माँ मेरे साथ में नहीं है। और फिर जैसे फिल्म में बताया है कि जो उनकी सेकंड मदर थी सोयरा बाई, उनका उनके बेटे को लेकर के जो राम राजा जो थे, जितना प्रेम था, ये उस प्रेम को लेकर के वो उनके मन में हमेशा खलल बना रहता था कि वो ऐसा नहीं चाहते थे, वो ये चाहते थे कि वो मुझे भी प्यार करें,
वो मुझे भी उतना ही प्यार करें जितना वो राम राजा को करती हैं। तो मेनली संभाजी महाराज का जो है इस तरह से कैरेक्टर जो है शुरुआत हुई थी और वो एंड तक औरंगजेब तक जाता है। और औरंगजेब के बाद में भी जैसे फिल्म में हम लोगों ने देखा है कि वो आखिरी में भी वही बोलते हैं आई साहिब और आवाज आती है। तो वो एक बहुत बड़ा हिस्सा है संभाजी महाराज का। मतलब ये एक वैसा जो एक वॉरियर होता है, हम लोग शायद उसकी जिंदगी में कभी झांकने की कोशिश नहीं करते, लेकिन वो एक ऐसा हिस्सा है जो कि एक वॉरियर के साथ में भी एक उसको भी कोई कमी खल सकती है। मैं वही कहने जा रहा था कि इतने महान मराठा छत्रपति और उनकी जिंदगी में इतना बड़ा वैक्यूम, राइट। कोई सोच नहीं सकता कि इतनी भाषाओं का ज्ञानी, इतनी भाषाओं के में ग्रंथ लिखने वाले, इतनी खूबसूरती से तलवारबाजी और रणभूमि पर लड़ने वाले इंसान हर चीज के अंदर इतना दुख होगा, वाकई। अच्छा, जब संताजी घोरपड़े जी के बारे में आप रिसर्च कर रहे थे तो क्या फैसिनेटिंग चीजें निकल के आई? और उनके पिताजी माधोजी घोरपड़े, उनके बारे में जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि मालूजी घोरपड़े जो थे वो शिवाजी के साथ में हमेशा खड़े रहे। शिवाजी के वन ऑफ द बेस्ट वॉरियर्स में से एक थे वो, और बहुत लॉयल थे। तो वो लॉयल्टी संताजी घोरपड़े तक आनी ही थी। तो ऐसा कहा जा सकता है कि संभाजी महाराज और संताजी घोरपड़े ये सब साथ बड़े हो रहे थे। अच्छा, तो जब संभाजी महाराज विराजमान हुए तो फिर उसके बाद में संताजी घोरपड़े और ये सब भी उनके दरबार में शामिल हुए। और संताजी घोरपड़े का ऐसा कहते हैं कि वो इतने लॉयल थे कि जब संभाजी महाराज ने उन्हें आखिरी वॉर से वापस भेजा, तुम जाओ, तो उन्होंने आज तक का रिकॉर्ड सबसे तेज घोड़ा दौड़ाया है। ऐसा इतिहास में कहा जाता है कि जितनी तेज वो घोड़ा दौड़ा करके वहां से रायगढ़ पहुंचे थे उस जगह से, वैसा आज उससे तेज आज तक किसी ने नहीं दौड़ा है। और फिर उसके बाद में औरंगजेब से बदला लेने वाले संताजी घोरपड़े ही थे। उन्होंने राम राजा की सेना ज्वाइन की और सेनापति बने। हम्बीर राव के बाद में सेनापति बने और सेनापति बनकर के धनाजी जाधव जो है उनके साथ मिलकर के औरंगजेब के इतने अंदर तक चले गए थे कि औरंगजेब जिस टेंट में रहता था उसका गुंबद तक उखाड़ लाए थे वो लोग, और नाक में दम कर रखा था औरंगजेब के। ये बड़ी भारी विडंबना है कि जिन मराठाओं ने मुगलिया सल्तनत की डिक्लाइन के फॉल में इतना बड़ा रोल प्ले किया कि जिस औरंगजेब ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया था ऑलमोस्ट, उसको 27 साल दक्कन में रोक के रखा और वहीं खत्म हो गया वो, राइट। और खजाना खाली हो गया, तो वहां से मुगल सल्तनत का डिक्लाइन शुरू हुआ है। इतना बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट, उसका ड्यू क्रेडिट नहीं मिलता है। मतलब ऑफ कोर्स हमारी हिस्ट्री किताबें पढ़ाती हैं मराठास के बारे में, लेकिन जितना उनको स्पेस मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। आपकी रिसर्च क्या इससे अलग है या यही बात आपकी भी रिसर्च में निकल के आती है? नहीं सर, मुझे ऐसा जो महसूस हुआ रिसर्च करते वक्त, मुझे महसूस हुआ कि थोड़ा स्टेट वाइज ही रह जाती हैं कुछ चीजें। मतलब मैं अगर आज महाराष्ट्र में इस बारे में रिसर्च करने निकलता हूं तो मुझे अलग ही कहानियां पता चलती हैं जो शायद मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं, वहां सुनी नहीं है कभी भी में। लेकिन महाराष्ट्र में वो लेजेंड है, वो मतलब सुनाई जाती है, एक दूसरे को बताई जाती है। मैं किसी को यहाँ पर बोलता हूँ, जैसे थोड़ा एक्टर हूं ना तो थोड़ा फ्लॉन्ट कर देता हूँ चलते फिरते, तो मुझे कोई भी महाराष्ट्रियन मिलता है, ऑटो वाला कोई महाराष्ट्रियन मिलता है तो मैं बोलता हूँ अरे वो फिल्म आ रही है वो देखना। तो बोले हाँ देखेंगे हम तो देखेंगे, टिकट बुक कर रखी। अरे मैंने संता जी किया उसमें, तो उन्हें एकदम ऐसा लगता है आप संता जी घोरपड़े हो। एक ओला ड्राइवर है उसको मैंने बताया था, वो मुझे आज भी मैसेज करता है, सैल्यूट संता जी घोरपड़े सैल्यूट। वो इस तरह से उन्होंने फिल्म भी देखी है तो उसके बाद में उन्होंने मुझे कॉल भी किया था। पर ये लेजेंड्स मुझे तो पता ही नहीं है, बाहर निकले ही नहीं, राइट, बाहर निकले ही नहीं या निकलने नहीं दिए गए, जो भी कारण हो पता नहीं। अब वो तो खैर कुछ भी रीजन हो सकता है उसके पीछे, लेकिन आज ये सब चीजें बाहर आ रही है
संताजी घोरपड़े इतना बड़ा कैरेक्टर है कि जब मैं वो प्ले कर रहा था तब मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी कि महाराज के साथ रहना है, महाराज को छोड़ना नहीं है। और जब वो लास्ट सीक्वेंस, मतलब वो तो देखने पर पता चलेगा, वो जब शूट हो रहा था तब मेरे मन में यही चल रहा था कि ऐसे कैसे छोड़ जाऊं, ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता हूं, मैं इन्हें छोड़ के जा ही नहीं सकता। और फिर एक सीक्वेंस है जिसमें आप भी साथ में हैं, जब मैं रायगढ़ वापस आता हूं, आपको याद हुआ उस सीक्वेंस में, इनसे लथपथ। राइट, उस सीक्वेंस में मैं फूट फूट के रो रहा हूं। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा क्रिएटिव डिसीजन था। एक तरफ तो मैं इस पशुपेश में था कि ये वॉरियर है, क्या ये रोएंगे, पर दूसरी तरफ मैंने ये सोचा कि अगर अभी नहीं रोएंगे तो कब रोएंगे। छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ लिया गया है और दरबार में मैं और महारानी और येसा जी और रामराजे और संता, ये लोग, संता जी, ये सब लोग खड़े हुए हैं और ये आके न्यूज़ ब्रेक करते हैं और मैं, रामराजे जिद कर रहे हैं कि मैं जाऊंगा लड़ने के लिए और मैं उनको समझा रहा हूं कि हर तरफ मुगल हैं, अभी आप कहीं नहीं जा सकते हैं। उस सीक्वेंस को जब हम शूट कर रहे थे तो बहुत नज़दीक से मैं देख रहा था और उस समय ये पूरी तरह से वल्नरेबल थे, सॉफ्ट, टूटे हुए। मेरे लिए इमेजिन करना असंभव था कि यही आदमी रणभूमि पर जाकर एक अलग रूप धारण कर लेगा। जिन संता जी को मैंने लड़ते हुए देखा वो संता जी अलग थे और जिन संता जी को मैंने उस दरबार में रोते हुए देखा वो संता जी अलग थे। तो ये कमाल अभिनय का है। उस पर आते हैं, अभिनय पर। जी, कितना आसान या मुश्किल था प्ले करना और क्या प्रोसेस रहा? सर मैं ट्रेन्ड एक्टर हूँ, मतलब FTI से मैं पास आउट हूँ। उस पे भी आएंगे। 2009 में, 2012 पास आउट हैं आप? जी, 12 के 9 में एडमिशन हुआ था। हमारे एक मित्र हैं सनी इंदुजा, जी, वो भी सीनियर 2005 के आपके सीनियर है, तो उस पे आएंगे। पर हाँ, प्रोसेस एंड प्रिपरेशन। तो ट्रेनिंग, जब आप जैसे कह सकते हैं क्रिकेट की तरह मैं थोड़ा इसको देखता हूँ कि स्किल है, तो जब हम नेट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो शायद हम बहुत आसानी से खेल रहे होते हैं हर बॉल को, कि हमें ये डर नहीं होता है कि कैसा होगा, क्या होगा, आउट होंगे, ये आउट हो गए तो हो गए, यही तो शॉट की प्रैक्टिस करनी थी, स्क्वायर ड्राइव भी तो करना है प्रैक्टिस और वो सारी चीजें। तो शायद हमारी एक्टिंग की ट्रेनिंग भी वैसी थी कि हमें सब था कि सारी चीजें हैं कि भाई ठीक है, ये है, ये सीन है, ये परफॉर्म करना है, ये मोनोलॉग की वर्कशॉप हो गई, ये उसकी वर्कशॉप हो गई। लेकिन असल टेस्ट जो सेट पर होता है वो टेस्ट तो उस दिन का ही होता है। तो जब संताजी घोरपड़े का कैरेक्टर मुझे मिला और उसकी शुरुआत इस तरह से हुई कि हमें ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, स्वॉर्ड फाइटिंग और हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग के लिए, लगभग 3 से 4 महीने हमारी ट्रेनिंग हुई। वो एक नया आयाम था मेरी जिंदगी में और मुझे उस वक्त समझ में आया कि एक्टिंग सिर्फ एक काउच पर बैठ करके लाइंस बोलना नहीं है, उससे 1000 गुना ज्यादा है। मतलब आपको एज एन एक्टर बहुत फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, सिर्फ शरीर से नहीं, दिमाग से भी। और सबसे चैलेंजिंग पार्ट मेरे लिए तो एक वॉरियर का फिजिकली अडेप्ट करना था। मतलब वो इतना बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। एक्चुअली मैं उस वक्त ओवरवेट भी था। मुझे याद है लुक टेस्ट के बाद में, जब जैसे लुक टेस्ट हुआ, पिक्चर्स सब क्लिक हुई, ये सारी चीजें हुई, लक्ष्मण सर मेरे पास आए और बोले कि एक बात याद रखना, तुम्हें संभाजी की फौज में लड़ना है, संभाजी महाराज की। ये क्या है, तैयार करो, अपने आप को तैयार करो, 1.5 महीना है तुम्हारे पास में, जो कर सकते हो करो, लेकिन तुम बस ये याद रखना कि संभाजी महाराज के साथ में लड़ना है। बस वही वो थॉट था जिसके बाद में प्रिपरेशन एकदम बदल गई थी। तो और जहां तक मतलब फिजिकल के साथ साथ जो बाकी एक्शन सीक्वेंसेस जो शूट हुए वो भी इतने अतरंगी थे कि कभी हम जमीन फाड़ के आ रहे हैं, कभी हम पानी से निकल रहे हैं, कभी आसमान से लटक रहे हैं। तो वो गन्ने के खेतों गन्ना बांध के खेत, सर वो इतना ज्यादा टफ सीक्वेंस है वो।
मतलब आप सोचिए, हमारे आगे गन्ने लगे, पीछे गन्ने लगे, और हर गन्ने की पत्ती में कुछ कांटे होते हैं अजीब किस्म के। वो भी उस वक्त मुझे पता चला लाइफ में कि अच्छा इसमें कांटे भी होते हैं, और वो चेहरे पे लग रहे हैं, हाथ पे लग रहे हैं। फिर वो मार खाना और मारना तो अलग होता है, ये उठा के फेंकना है किसी को कैसे फेंकना है। उसमें मेरे हाथ में शायद एक कुल्हाड़ी थी, कुल्हाड़ी से मैं मार रहा हूँ, तो वो स्ट्रिक्ट हो रहा है, और वो बहुत साइंस है वो। पर वो 12 वाला शेड्यूल मैंने किया था एक दिन के लिए, उसमें मेरी हालत खराब हुई। आप लोग 30 दिन थे वहां पर। सर हम तो बहुत मतलब, और क्योंकि संता जी आखिरी तक रहे हैं, तो मैं पूरे स्केड्यूल में आखिरी तक रहा हूँ। हर स्केड्यूल में मुझे ऐसा लगता था कि आधे से सब एक्टर चले जाते थे, सब चले जाते थे, मैं और संभाजी रहते थे। सब चले जाते, एक एक करके सबकी छुट्टी होती रहती थी, और मैं सबको बाय बोलता रहता था, और मैं और संभाजी बस रहते थे। तो बस आखिर में छत्रपति संभाजी महाराज ने आपको भी बाय किया, राइट, मुझे चाहते हुए कि भाई अब तुम जाओ यहाँ से। वो सीक्वेंस जो था, हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू शूट, बिकॉज इट देखते हुए ना, राइट, देखते हुए मुझे थकान होने लगी हाँ जी, कि कैसे इतने सारे लोगों के साथ। आई थिंक द कोरियोग्राफी इज नॉट टू हैव अ कोरियोग्राफी इन राइट। इन सच अ सिनेरियो। सर कुछ चीजें तो कोरियोग्राफ थी, लेकिन कुछ नहीं भी थी। मतलब मुझे अभी भी याद है कि ऐसा फ्री एक्शन जा रहा था, जब हम लोग जैसे वो संभाजी महाराज कर देते हैं, और फिर हम लोग सब बाहर आ रहे हैं, कवि कलश बाहर आ रहे हैं, मैं हूँ, मालो जी है, राया जी है, अंता जी तो अंदर जा चुके हैं, और हम लोग फिर बाहर आ रहे हैं। तो कोरियोग्राफ नहीं था, तो बस हम मार रहे हैं, मतलब जो हमें सिखाया गया उस हिसाब से हम लोग मार रहे हैं। तो उसमें एक स्वॉर्ड मुझे यहाँ लगी आंख के पास में, और उस वक्त मुझे एकदम से रियलाइज हुआ करियर खत्म, आंख में लग गई, आंख में लग जाएगी तो क्या होगा। उसके बाद में मेरी लाइफ में एक और ट्विस्ट आया कि करना है लेकिन बहना नहीं है, क्योंकि हम लोग इतने दिनों से एक्शन कर रहे थे कि हम आपको परफेक्ट समझने लग गए थे। और एक्शन मास्टर जब भी कहते थे बस आओ और फ्री में करेंगे, जो जो आता जा रहा है उसे मारते जाना, और हम वो कर रहे थे, बहुत अच्छे से कर रहे थे, हम मार रहे थे ये वो सारी चीजें। लेकिन उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, सच में हम युद्ध में नहीं है, मेथड टू मैडनेस जरूरी है। राइट, मतलब कॉन्शियस तो रहना पड़ेगा आप उस चीज को लेकर के। तो बट वो सीक्वेंस अनबिलीवेबल सीक्वेंस है। हम सच में मतलब घिरे रहते थे, हम लोग एक दूसरे के इतने ज्यादा करीब थे, जैसा फिल्म में महसूस हो रहा है कि मतलब हम एक दूसरे से चिपके हुए ही रहते थे। जब भी कोई भी, जैसे एक मेरा एक पंच है या कुछ है, या राया अंता का कोई सीक्वेंस, बस वो एक शूट हो रहा है, एक कैमरा उसके आगे वो एक लेंस लगा हुआ है, वो आप तक पहुंचा हुआ है, बाकी हम घिरे हुए हैं। तो वो फिजिकली बहुत डिमांडिंग। बहुत डिमांडिंग। उसी सीक्वेंस में एक सीन जो मुझे नहीं भूलता है, जब मालो जी घोरपड़े फाइनली लग रहा है कि अब नहीं बचेंगे, और आप ये चीज देखते हो, और ये कहते हुए मुझे पिताजी राइट, जा रहे हैं, लेकिन बेटा वॉरियर भी है। इतना खूबसूरत था वो ब्लेंड, वो ही छप गया, वो याद रह गया है राइट, कि पिता जा रहे हैं, उसका दुख भी है, लेकिन साथ में हाथ चल रहा है, हाथ रुक नहीं रहा है। वो उस समय क्या फील कर रहे थे, उस समय क्या इमोशन थे? सबसे पहली चीज तो ये, मैंने स्क्रिप्ट में नहीं पढ़ा था, स्क्रिप्ट में मेरे सामने नहीं आया था जब मैंने पढ़ी थी, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। ये लक्ष्मण सर ने उसी दिन बताया, उसी दिन एक्शन मास्टर ने कोरियोग्राफ किया वो सारी चीजें। जब मैं परफॉर्म करने जा रहा था, तो मेरे मन में सबसे पहला तो जो एक नॉर्मल एज एन एक्टर थॉट आएगा कि फादर जा रहे हैं, ठीक है। उन्होंने सब सेट कर दिया कि ऐसा आएगा, ये इधर से आएगा, वो आएगा, वो आएगा, वो मैंने प्रैक्टिस कर ली, सारी चीजें हैं। फिर जब इमोशन की बारी आएगी और एक्शन हुआ, तो मैंने यही सोच के किया था फादर जा रहे हैं। लेकिन मुझे फिर अचानक से उस वक्त शूट करते वक्त ही बीच टेक में मुझे महसूस हुआ कि ठीक है फादर जा रहे हैं, लेकिन महाराज यही है, महाराज हैं, महाराज को बचाना है। फादर तो बलिदान दे रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, लेकिन महाराज को भी बचाना है। तो उसमें वो एग्रेशन अपने आप आ गया। फादर के लिए मैं मतलब
इमोशनल हो रहा हूँ, वो चीज़ भी आ गई और वो एक अनबिलीवेबल चीज़ हुई थी और मे बी शायद वो इसलिए इस वजह से हुई क्योंकि प्लान नहीं, मुझे नहीं पता थी। पर शायद इतना अंदर तक वो किरदार था आप राइट। क्यों महसूस कर लिया, राइट, और वो हो गया, मतलब बिना तैयारी किए बिना कुछ सोचे, इट वाज द सबकॉन्शियस माइंड दैट टुक ओवर। राइट, मतलब वो चीज़ें होने लगी थी, आप कह सकते हैं। मतलब ये एक्टर प्रिपेयर्स, ये होता है किरदार की तैयारी करना, है कि सबकॉन्शियस माइंड आपको ओवर पावर कर ले, और सबकॉन्शियस माइंड जो कर रहा है वो किरदार करवा रहा है उससे, राइट, ना कि अंकित कर रहा है, राइट। सो ब्यूटीफुल यार, मतलब अमेजिंग। मन तो हुआ मेरा कि तुम्हें गले लगा ले यार, वो सीन, वो सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच सर। चलो बहुत इमोशनल हो गए, अब थोड़ा सा हल्की बातें कर लेते हैं जी। अर्ली लाइफ, इंदौर की जिंदगी। एक तो इंदौर शहर मुझे बड़ा फैसिनेट करता है सर। पिछले 2-3 सालों में बड़ा प्यारा कनेक्शन बना हुआ है हमारा। वैसे तो कनेक्शन पुराना है क्योंकि वाइफ की मौसी वहाँ रहती। ओके, तो एक आध बार वैसे गया हूँ, बट 2-3 सालों से काफ़ी अच्छा कनेक्शन हो गया। और ऐसा होता है इंदौर का जब बुलावा आता है तो भाई जाना ही जाना है। क्या मेमोरीज हैं यार सर, इंदौर तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि छूटते नहीं छूटता है वो शहर। वो मैं बहुत सारी जगह रहा हूँ, मैं गुजरात गया हूँ, मैं पुणे में रहा हूँ, मैं दूसरे शहरों में भी बहुत रहा हूँ, साउथ तक में होकर के आया हूँ, लेकिन वैसा शहर मुझे पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलता है। मे बी शायद वो आप कह सकते हैं कि मेरी जन्मस्थली इस वजह से भी हो सकता है, लेकिन उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि वहाँ के लोग बहुत अच्छे लोग हैं। मतलब मैंने कुछ स्टेट्स देखी हैं जिन स्टेट्स में मतलब लोग बहुत अकड़ में रहते हैं, कुछ स्टेट्स में लोग बहुत ज्यादा हम्बल हैं। इंदौर एक इतना बढ़िया बैलेंस्ड शहर है कि वहां पे उसको मिनी मुंबई कहा जाता है। तो मुंबई का नयापन भी है, लेकिन हम लोग अभी भी हमारी रूट्स से जुड़े हुए। मतलब हम पास्ता भी खाते हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट में पोहा करेंगे। ठीक है, हमें पास्ता भी पसंद है और ये खूबसूरती है उस शहर की। और मैं तो पुराने इंदौर, मतलब जो पुराना इंदौर है उस तरफ से बिलोंग करता हूँ, वहां रहता हूँ, सराफा के नजदीक रहा है। तो वो एक ऐसा शहर है सर जो वही स्वच्छ हो सकता था। राइट, ये उसकी खासियत है कि वहां के लोग ही उस शहर से इतने जुड़े हो सकते हैं कि जो उसको साफ करने के पीछे पड़ सकते थे, और वो पढ़े तो स्वच्छता वहीं हो सकती थी और वहीं हुई। इतना सुंदर शहर है। थिएटर का तुमने सीन बताया था कि वो बहुत छोटेपन से, तो स्कूल से ही शुरू हो गया था वो इंटरेस्ट? से स्कूल में तो मैं बहुत कमजोर स्टूडेंट रहा हूं, तो मेरे परिवार वाले बोलते रहते थे, कोशिश करते थे कि मैं पढ़ लूं, मैं पढ़ लूं। पढ़ता था मैं, मुझे वहाँ हिंदी और इंग्लिश बहुत पसंद था। अच्छा, हाँ, मुझे हिंदी में सबसे ज़्यादा मार्क्स आते थे, हिंदी और इंग्लिश में। बाकी मैथ साइंस में मैं थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता था। तो मुझे कहीं ना कहीं ये तो पता चल गया था कि कुछ मैं आर्ट, लिटरेचर, मुझे सोशल साइंस बहुत पसंद था क्योंकि इतिहास की कहानियां होती थी। तो मुझे ये समझ में आने लगा था कि मुझे कहानियां बहुत पसंद है। तो उसी बेसिस पे मैंने जो है अपनी पढ़ाई शुरू की। जो पढ़ रहा था मैं पढ़ रहा था, लेकिन इत्तेफाक इत्तेफाक ही कहेगा अब उसको, वो वैसे तो बुरी बात कही जा सकती है, लेकिन इत्तेफाक जो हुआ कि मैं 11th में फेल हो गया। ओके, ठीक है। तो 11th में फेल होने के बाद में मेरे दादाजी जो थे वो इंदौर यूनिवर्सिटी में डीन थे। उन्होंने मुझे बैठाया और बोले, करना क्या है बेटा? मैंने बोला, दादाजी मुझे तो कुछ ऐसा करना है, मुझे तो एक्टर बनना है। और एक्टर तक वर्ड नहीं पता होता था, हीरो बनना है। हाँ अच्छा, राइट, क्योंकि मैं डांस बहुत अच्छा किया करता था, तो मेरी दादी जी के सामने मैं परफॉर्म करता था, वो बोलते थे तू तो हीरो बनेगा। और मुझे ऐसा लगता था कि हीरो बनना है, एक्टर तब ऐसा कोई शब्द पता ही नहीं होता था। तो मैं अपने आप का बहुत ध्यान रखता था। मतलब मुझे अभी भी याद है, मैं तब भी स्किन केयर रूटीन तब करता था, अब नहीं करता हूँ। तब मैं स्किन केयर रूटीन जरूर फॉलो करता था। तो इस तरह से मैं सारी चीजें करता था। तो मुझसे पूछा गया, तो उन्होंने बोला कि अच्छा चलो ठीक है, तुम ये करना चाहते हो ये करो, लेकिन पढ़ाई तो पूरी करनी पड़ेगी। मैंने बोला पढ़ाई तो नहीं हो रही है। तो बोले काम करो, तुम इसी फील्ड में पढ़ाई करो। तो मैंने 12th की, उसके बाद में उन्होंने मुझे कॉलेज के बारे में बताया, इंदौर का कॉलेज, मीडिया कॉलेज, कि वहाँ से पढ़ाई करो। वहाँ की एग्जाम दी, हो गया एडमिशन।
पढ़ाई कर दी। इतनी शिद्दत थी कि वहाँ की जो एग्ज़ाम थी उसमें ऑल ओवर इंडिया मेरी 15th रैंक आ गई। तो सबसे पहली सीट मेरी हो गई, मैंने ही भरा उसके लिए सबसे पहली सीट। और जब 15th रैंक वाला कोई, वो मीडिया कॉलेज है तो वहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे बच्चे, लेकिन तो जब 15th रैंक पे एकदम से ऐसा स्टूडेंट आ गया जो उस कॉलेज का नाम ले रहा है, तो सब एकदम ऐसे हो गए थे, तुम सच में वही कॉलेज लेना चाहते हो? पर मैंने बोला नहीं, मुझे तो यही लेना है। वो लिया। वहां से ही मेरे फादर ने मुझे, मेरे फादर फिल्म डायरेक्टर बनना चाहते थे। वो आप, मैं बचपन से स्टार वॉर्स देख रहा हूँ, और मैंने बचपन में, मतलब लोग जी और शो की भूत से डरते थे, मैं डार्क वेडर से डरता था। मुझे ऐसा लगता था कि डार्क वेडर घूम रहा है पूरे घर में और करके कुछ आवाज आ रही होगी। तो बचपन से मतलब हॉलीवुड फिल्म्स देखता आ रहा हूँ मैं। इंदौर का सबसे पहला सीडी प्लेयर मेरे घर पर था, क्योंकि पापा को इतना शौक था। हमारे यहाँ प्रोजेक्टर था जिस पे हम फिल्म देखते थे, और क्या क्या फिल्म्स नहीं देखी मैंने। मैंने कोरियन फिल्म्स बचपन में देखी है, मैंने वर्ल्ड सिनेमा बचपन में देखा है। फिर हार्ड डिस्क का जमाना आ गया था तो हार्ड डिस्क में फिल्में देखता था। मैंने बहुत फिल्म्स देखी हैं सर। तो मतलब फिल्म से बचपन से ही प्यार था। तो वहां से फिर एफटीआई की बात हुई। एफटीआई 2009 ग्रेजुएशन पूरा हो गया, ग्रेजुएशन जरूरी होता है, फिर एफटीआई की बात हुई। तो मैं पहली बार में क्रैक कर लिया, फर्स्ट रैंक आई, स्कॉलरशिप मिली, जया बच्चन स्कॉलरशिप, सब कुछ। क्योंकि मतलब शिद्दती जिंदगी उस चीज में बिता दी मैंने। थिएटर करता था, फिल्म्स देखता था, वही करता था। ये होता है जब आप पैशन को फॉलो करने लगो तो वो लगता ही नहीं कि काम है, एंड देन यू एक्सप्लोर द बेस्ट इन यू। ये तो हो गई शिक्षा पूरी 2012 में, राइट? अब शुरू होता है तो स्ट्रगल नहीं, बट लर्निंग हार्ड, स्ट्रगल नहीं कह सकता, चीज लर्निंग पार्ट 2 शुरू होती है, लर्निंग पार्ट। वो कितना लंबा था, वो कैसा रहा, सिखाने वाला था, तोड़ने वाला था? सर, सिखाने वाला तब होता है जब आपके साथ में जिंदगी में भी कुछ नहीं हो रहा है और आप करते रह रहे हो, आप सीखते रह रहे हो। मेरे साथ में एक घटना घटी 2013 में, कि मुझे एफटीआई से निकलते से ही पहले ऑडिशन में फिल्म मिल गई। ये कौन सी? गुलाब गैंग, ओहो, माधुरी दीक्षित और जूही चावला के साथ में। राइट। और उसमें नेगेटिव कैरेक्टर मुझे मिला। तो ऐसा होता है ना कि सब सेट है, हाँ, सब, अरे यहाँ से ये पढ़ाई के लिए, यहाँ से ये कर लिया, ये कर लिया, और अब तो फिल्म ही मिल गई, खत्म हो गया। और माधुरी दीक्षित मैम तो ऐसी हैं कि मुझे तो सपने आते थे बचपन में भी, हो के मुझे इतनी पसंद थी वो बचपन से। तो जो फिल्म मिल गई, मैंने मेहनत की, मैंने अच्छा काम किया, सारी चीजें की, वो फिल्म चली नहीं है तो उससे। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी चीज हुई वो ये हुई कि मुझे लगा कि अब तो फिल्म मिल गई है, अब मैं स्क्रीन पे आऊंगा, स्क्रीन पे आऊंगा, लोग देखेंगे, छा जाऊंगा। प्रोडक्शन को फोन करेंगे और बोलेंगे ये लगा कौन है, इसका नंबर पे लाओ। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता है, पहली फिल्म मिल जाए अच्छी तो भी ऐसा नहीं होता है। लोग तो ऐसा सोचते हैं कि एक बार टीवी पे आ गए तो हम अरे फोन आने लगेंगे, या हमको बैंड्रा बैंड स्टैंड पे वॉक करते हुए कोई देखेगा और बुला लेगा, आपकी तो फिल्म आ गई, राइट? और कभी सा खासा फिल्म शुरू मेरे सीन से हो रही सर, आप वो देखिएगा कभी। और फिर भी कुछ नहीं। फिर मैं उस फिल्म के प्रीमियर पे ही मैं कास्टिंग डायरेक्टर के पास गया। मैंने बोला यार भाई अब क्या करूंगा जिंदगी में, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि तू क्या कर रहा था अभी पिछले कुछ, जब एडिट हो रही थी इतने टाइम तूने क्या किया? कुछ आई थिंक 8-9 महीने हुए थे। अच्छा। मैंने बोला कुछ नहीं, मैं तो घर तो वेट कर रहा हूँ कि रिलीज होगी और फिर उसके बाद छा जाएंगे। तो बोले बहुत गलत किया तूने, तुझे मिलना पड़ेगा लोगों से, लोगों से बात करनी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा कि तू इस फिल्म में है, तब वो तेरा काम देखेंगे और फिर तुझे बुलाएंगे जब उन्हें पसंद आएगा। और वो मौका तब तक तो मैं खो चुका था। तो यहां जो है मेरी जिंदगी एकदम से टर्न हुई कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आपकी शिद्दत बचपन से उस चीज को, और मैं एक्टिंग को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस हूं, मतलब इबादत की तरह है मेरे लिए वो चीज। मैं जब सेट पे होता हूं तो जिंदगी में सबसे खुश मैं तभी होता हूं, घर पे भी नहीं हो पाता हूं। लेकिन
उस चीज तक पहुंचने के लिए आपको वो चीज करनी है जो आपके अंदर है नहीं, कि आप शर्माते हो, आप शर्माते हो और आप बात नहीं कर पाते हो। ये एक, पता है, तुम्हारा तो चलो नेचर है शर्माने वाला। मैंने कई एक्टर्स देखे हैं जो ये नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि ये आर्ट है, और आर्ट शुड स्पीक फॉर देमसेल्व्स, और आर्ट शुड स्पीक फॉर इटसेल्फ। मुझे लगता है कि हम कमर्शियल मटेरियलिस्टिक दुनिया में रह रहे हैं, राइट, और यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा। सर कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि आर्ट समझ के आए थे, पर ये बिजनेस भी है। आर्ट एंड कॉमर्स हैव टू गो हैंड इन हैंड। ये आई थिंक अंकित की जर्नी से ये तो सबसे बड़ी सीख है, और किसी के लिए भी, कि आर्ट एंड कॉमर्स को आप अलग अलग करके नहीं देख सकते, राइट, कि ये तो हमारा काम बोलेगा, नहीं, काम बोलेगा, पर आपको भी उसको बुलवाना पड़ेगा, राइट। यू हैव टू बी द मीडियम, राइट राइट राइट, फॉर दैट टू स्पीक, राइट। तो फिर क्या काम नहीं मिला, या बहुत समय बाद मिला? सर काम वैसा नहीं मिला, और बाद में मैंने कुछ चीज़ें की, मतलब जैसे मैंने तारक मेहता में भी काम किया है सर, 7-8 एपिसोड्स काम किया है, पर वो भी मेरा शिफ्ट था कि चलो टीवी कर लेते हैं। बस वही, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर उसकी मेकिंग ऐसी है, राइट, कि उस प्रोसेस के लिए तो मैंने इतने बड़े सपने नहीं देखे थे कि मैं इस तरह से काम करूँ। मैं थोड़ा प्रिपेयर होकर के, थोड़ा अपना मेथड लगाना चाहता हूँ ज़िंदगी में, मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ एक्टिंग को। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि आज सुबह मिली हुई लाइंस को मैं दोपहर में बोल दूँ, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ था। तो उस वक्त मुझे समझ में आया कि नहीं, मुझे सीरियल्स तो करनी ही नहीं है अब लाइफ में, भले ही कितना भी कुछ भी हो जाए, कितना भी समय लग जाए, काम तो वैसा ही करना है जो सोचा है। फिर उसके बाद में 2 फिल्म्स और की, एक टर्टल करके की, उसको नेशनल अवार्ड भी मिला था, जिसमें मैं संजय मिश्रा सर का बेटा बना था। मैं, संजय मिश्रा सर और हमारी गांव की कहानी थी। फिर उसके बाद में मीमांसा करके एक फिल्म की स्वरा भास्कर के साथ में, वो रिलीज नहीं हो पाई। ये दोनों छोटी फिल्म थी, नए प्रोड्यूसर्स थे, तो रिलीज होने में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, तो वो 2 फिल्म्स की। फिर उसके बाद में छावा घटित हो गई। तो बहुत मुश्किल रहा होगा ना ये 12 साल की जर्नी तुमने बताई, जिसमें 3 या 4 काम किए, एक ट्रेन्ड एक्टर, और जिसने इतनी अच्छी ट्रेनिंग करी हो, और जिसकी शुरुआत भी इतनी अच्छी हो गई हो, कैसे वो नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिविटी कैसे उसको रोक के रखा, या फिर वो हावी हुई? नहीं सर, होती ही है भाई, जाहिर सी बात, राइट। और सच बात कहूं तो शायद अभी भी होती होगी, अभी भी होगी शायद, अभी भी मन में चलता रहता है नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट क्या। हालांकि है, काम कर रहा हूं मैं, 1-2 चीजें और मेरे हाथ में है जिनकी मैं शूट कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मन में चलता रहता है नेक्स्ट क्या, और क्या, और क्या, और क्या, और क्या। तो वो नेगेटिविटी जो है, वो, उससे बाहर आने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है आई थिंक पेशेंस। ये मैंने मेरे दादाजी से सीखा है। मेरे दादाजी एक कहानी सुनाया करते थे बहुत अच्छी, कि चाइना में एक परिवार है, उस परिवार में 120 लोग साथ रहते। तो 120 लोगों का जो हेड था, उससे जाकर के पूछा कि भाई ऐसा कैसे कि परिवार वाले साथ हैं और आपका सब काम कर रहे हैं और ये वो ऐसा। तो उसने सिर्फ एक ही चीज बोली, पेशेंस। पेशेंस ही है जो फैमिली को भी बांधे रखता है और आपको खुद को भी बांधे रखता है, राइट। लेकिन इसमें बीच में एक फेज ऐसा आया था कि जब मैं बीच में 2-3 साल के लिए वापस इंदौर चला गया। हाँ, मैं उसको पूछना चाह रहा था उस बारे में। तो वो काम न मिलने की वजह से हुआ, या कोई और परेशानी? काम तो नहीं ही मिल रहा था, तो सब साथ तो देते ही हैं, मतलब मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली सब साथ है। आज जब मैं ये काम कर रहा हूँ और छावा रिलीज हुई है, उसके बाद में मुझे समझ में आया कि वो लोग भी कितना इंतजार कर रहे थे। मतलब सपना सिर्फ मेरा नहीं है, मेरे पूरे परिवार का और मेरे दोस्तों का भी सपना है। पर बीच में मेरी जो फैमिली है उसके करता धरता मेरे दादाजी थे, तो वो शांत हुए। पिताजी क्योंकि आर्टिस्ट हैं, मेरे अंकल जो है वो भी आर्टिस्ट किस्म के इंसान है, उनकी वजह से मैं बचपन से भीमसेन जोशी सुनता हूँ। हाँ, कुमार गंधर्व साहब को सुना है मैंने, बचपन से सुन रहा हूँ मैं। मतलब मैं आज भी कुमार गंधर्व साहब को छोड़ नहीं पा रहा हूँ।
उनकी वजह से मैंने शरद चंद्र पढ़ा है, मेरे अंकल की वजह से। मतलब परिवार पूरा ऐसा। तो दादाजी को आप कह सकते हैं कि वो एक बिजनेस में रहे, लेकिन फादर और अंकल उस तरह से नहीं संभाल सके, तो मुझे और मेरे छोटे ब्रदर को दादाजी के जाने के बाद में वहां जाना पड़ा, इंदौर। ऐसा फेज था लाइफ का जो कि मतलब मैं अभी भी एकदम हिल जाता हूँ। उसका नुकसान तो ये हुआ कि मेरी ज़िंदगी के 2-3 साल मेरे हाथ से निकल गए। बहुत क्रूशियल, मेरी शादी हो चुकी थी और उसके बाद की बात है ये। और मैं उस वक़्त कुछ मतलब मैं प्रॉपर्टी का बिज़नेस है हमारा। प्रॉपर्टी के बिज़नेस में मैं इतना मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं ये चीज़ कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं शायद इतना कमर्शियल नहीं रहा हूँ ज़िंदगी में। या मुझसे मेरे लिए 2 + 2 = 4 होता है, लेकिन लोगों के लिए शायद वो नहीं होता है। तो जिस तरह से जिस किस्म का मैंने ह्यूमिलिएशन उस वक्त झेला, क्योंकि मैं मिसफिट था उस चीज़ के लिए, और जो मजबूरियों में मैंने जिस तरह के डिसीजन लिए, मेरे अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन भर चुका था, बहुत एग्रेशन भर चुका था। मैं इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था अपनी फैमिली वालों के लिए, खुद से। अपनी वाइफ का मैंने बहुत समय बर्बाद किया उस वक्त। मतलब वो बहुत पेनफुल 3 साल रहे, पर उससे भी मतलब मैंने पॉजिटिव ही रहने की कोशिश की, और उससे भी मैं ये चीज़ लेकर के निकला कि मैं अब दुनिया में और कुछ कर ही नहीं सकता। मैं हर जगह के लिए मिसफिट हूँ। ये जो प्रॉब्लम्स मुझे उस बिजनेस में आ रही हैं, ये अगर मेरे काम में आएंगे ना, तो मैं सब निपट लूंगा, मैं सब देख लूंगा। लेकिन मैं इसमें तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं उसमें सब कर जाऊंगा। मतलब मैं उस वक्त और ज्यादा कंफर्म हो गया कि मैं इसके अलावा अब और कुछ नहीं कर सकता। और उसके बाद से मेरी रेस और बदली है सर। मैं अब थोड़ा और अलग तरह से दौड़ रहा हूं। पहले मैं शायद बहुत ज्यादा थोड़ा बैक ऑफ द माइंड रिलैक्स भी रहता था। फैमिली का बिजनेस अच्छा है, सब कुछ है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि नहीं, ये मुझे अपना ही करना पड़ेगा और ये मुझे यही करना है। उसके बाद ही छावा हुई। अगर ये मैं पहले वाला अंकित होता तो शायद छावा नहीं हो पाती। हमें खुशी है कि वो फेज आया और उसने तुम्हें वापस नई ऊर्जा दी दौड़ने के लिए। थैंक यू। What doesn't kill you makes you stronger. तो स्ट्रांग मन के संता जी आ गए हमारे पास, है ना। वाइफ का क्या रोल रहा है इस फेज में, और उनके बारे में थोड़ा सा अगर। सर पता नहीं है आप लाइन एडिट कर दोगे या क्या, लेकिन मैं ऐसा बोलता हूँ कि मैं मोदी जी हूँ, वो अमित शाह है। अरे नहीं एडिट करेंगे, क्यों एडिट करेंगे। बहुत ही क्या बात है। मतलब आप उस हिसाब से निकाल सकते हैं कि क्या बात है। इसमें क्या है रिलेशन हम दो बंदा। वंडरफुल। ये लव मैरिज थी या अरेंज थी? सर टिपिकल अरेंज मैरिज। अरे वाह, टिपिकल अरेंज। makes it even more beautiful. बहुत ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है। इश्क हुए मेरे, एक नहीं, दो नहीं, 4 हुए। शादी ज्यादा पर्सनैलिटी है नहीं, उससे 4 इश्क हुए। और उन चारों इश्क के बाद में जब मेरा सोनम से इश्क हुआ, तो मुझे पता चला वो सब नहीं था, वो सब झूठ है। सच्चा इश्क तो इस तरह का होता है, अनकंडीशनल लव जिसे कहा जाता है, वो सच में होता है इस दुनिया में। पहली नजर में प्यार सच में होता है। मुझे ऐसा लगता था पहली नजर में क्या ही प्यार होता है, आप देखते हो, दिमाग लगाते हो, आप सोचते हो कि हाँ ठीक है, अच्छा है, ये वाइब्स मैच हो रही है। वो ऐसा नहीं होता है। पहली नजर का प्यार होता है जो मुझे मेरी वाइफ से हुआ। अनकंडीशनल लव होता है जो हम दोनों के बीच में है। अनएक्सपेक्टेशन, किसी दोनों की कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है एक दूसरे से, वो प्यार भी होता है। और ये सब मुझे मेरी वाइफ की वजह से पता चला है। क्या नाम है उनका? सोनम शर्मा। सोनम, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित के साथ खड़े रहने के लिए, हमें संता जी देने के लिए और उनका हौसला बनाए रखने के लिए। बट दिस इज सो ब्यूटिफुल, हैट्स ऑफ टू यू। राइट।
मेरी बहुत मदद की उसने, मुझे बहुत इंस्पायर किया, बहुत पुश किया, गुस्से से भी, प्यार से भी, बात नहीं करके भी, लेकिन वो बहुत काम आया सर। लाइफ पार्टनर सपोर्टिव हूँ मैं मेरी खुद की ज़िंदगी में। मेरा क्रिएटिव करियर पूरा इसीलिए है क्योंकि गीतांजलि वॉज देयर। मेरा मन था वॉइस आर्टिस्ट बनने का, मैं एमबीए करके नौकरी वोकरी कर रहा था। शादी जब तय हो गई, उनसे बात हुई, मैंने कहा मैं कभी ये ज़िंदगी में करूँगा। तो वो कहती हैं कि अरे कभी क्यों, अभी कर लो ना। तो आप बहाने पे खड़े हो लेकिन आप बस वो आखिरी कदम नहीं ले पा रहे हो, और वो पीछे से हैं, उन्होंने धक्का दे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। और मैं बिल्कुल रिलेट कर सकता हूँ कि लाइफ पार्टनर अगर साथ है तो कितना हौसला मिलता है आपको काम करने का। बहुत सो हैट्स ऑफ टू सोनम एंड हैट्स ऑफ टू योर जर्नी। बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। एक आखिरी चीज़ पूछना चाहेंगे विक्की, एक आखिरी चीज़ ज़रूर पूछना चाहेंगे जाते जाते। मेरा अपना एक्सपीरियंस विक्की के साथ, मतलब गिनती के 3 सीन थे, लेकिन जो प्यार और जो रिस्पेक्ट, प्यार खास तौर पर, तुमने तो इतना लंबा समय बिताया है विक्की के साथ, राइट? योर एक्सपीरियंसेस। सर बहुत प्यारे इंसान है, मतलब हम तो खैर, मैं तो स्पेशली मेरी बात मैं आपको बताऊं कि मैं तो राजी ही बोलता था उन्हें, राजी के अलावा मैं कुछ बोल नहीं पाता था। और वो सच में दिल के भी बहुत बड़े राजा है, मतलब इतना रिस्पेक्ट देते थे वो। कभी कभी तो महसूस होता था कि यार ये सच में विक्की कौशल ही है क्या, मतलब इतना प्यार। खाना खिलाया है उन्होंने साथ में, उन्होंने, हम तो लंबे टाइम तक एक्शन सीक्वेंसेस, जो लास्ट सीक्वेंस है उसमें मैं थोड़ा सा ऐसा था कि यार और टाइम मिलता ना तो मैं और अच्छा कर लेता। तो वो बैठे हुए थे, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, क्या हुआ यार? मैंने बोला यार भाई और टाइम मिलता ना तो और अच्छा। बोले नहीं यार बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है तूने, चिंता मत कर, बहुत अच्छा आया। अब वो चीज जो है, वो मुझे नहीं पता था कि मुझे इतनी हिट कर जाएगी इनका बोलना, क्योंकि आपको जनरली लगता है कि हाँ ठीक है, लोग तो बोलेंगे कि भाई अच्छा किया, बढ़िया किया, लेकिन उन्होंने जिस तरह से कंधे पे हाथ रख के बोला है, वो मुझे आज तक याद है कि एकदम से मेरी आंखें ऐसी हो गई थी कि हाँ मतलब फिर अच्छा ही हुआ है यार। इतना विश्वास से बोलना, उसके लिए आपको सच में उस बात को इतना विश्वास करना होता है। तो उन्होंने जिस विश्वास के साथ बोला था, मतलब वो का फेथ था कि हमने अच्छा किया है, मैंने अच्छा किया है। तो वही बात है, हर दिन आकर के आज भी प्रीमियर पे भी जिस तरह से वो हग करते हैं, जिस तरह से वो मिलते हैं, वो बात करते हैं, मेरी वाइफ से, सोनम से उन्होंने जिस तरह से बात की है। एक शॉट है जिसमें वो राजगद्दी पर बैठने जाते हैं, राज्याभिषेक की बात है, आप भी वहीं मौजूद थे। मैं जाता हूँ, जाकर से उनका धनुष लेता हूँ और फिर वो ऊपर चढ़ के बैठते हैं। मैंने पहले शॉट में मुझे पता नहीं था कि क्या करना है, बस ऐसा है कि मुझे इनसे वो देंगे और मुझे उनसे लेना है। तो मैं गया, मैंने जाकर के धनुष तो लिया ही लिया, साथ में वो जो दंड था वो भी ले लिया, और भी लेकर उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो चले गए, फिर भी जाकर के बैठ गए। वो बैठे, सब हुआ ये वो ऐसा वैसा, फिर असिस्टेंट आया और उसने बोला कि अरे वो नहीं लेना है। बोला अच्छा ठीक है। फिर मैं गया उनके पास, मैंने बोला कि राजे वो नहीं लेना है। तो बोला कोई बात नहीं, तूने ले लिया था तो मैंने दे दिया, चल अब मत लेना। मतलब ये मुझे नहीं लगता है कि कोई एक्टर शायद नाराज भी हो सकता, और जिस वक्त जिस फील्ड में वो थे, उस फील्ड में राजे तो मतलब ऐसे हो सकते थे कि क्या कर रहा है तू यार, लेकिन वो विक्की कौशल जैसा इंसान ही इस तरह का हो सकता है। और फिर हर एक्शन सीक्वेंस में हम लोग बस आगे और पीछे, भाई बहुत मेहनत चल रही है यार, बहुत मेहनत कर रहे हो यार, बहुत अच्छा कर रहे हो यार, बहुत बढ़िया कर रहे हो यार, ये बोलने वाला कोई आदमी वहां पर मौजूद हो। एक बार विक्की के लिए आप अपने कैमरे में, अपने कैमरे में मुजरा कर तो राजे, दिस इज फॉर राजे, राज इज फॉर विक्की। राजे अंकित, स्ट्रगल का जो फेज, स्ट्रगल तो नहीं, जो मेहनत का फेज होता है जहां पर आप काम ढूंढ रहे होते हो, या पहली फिल्म रिलीज हो गई, इसके बाद अब बाकी फिल्मों का या बाकी काम का इंतजार कर रहे हो, तो जो इंतजार कर रहे हो आप, जो आपने कास्टिंग डायरेक्टर से भी पूछा था और उन्होंने कहा कि क्यों तुम ऐसा कर रहे थे इंतजार, तुमको ये गलत किया तुमने, लोगों के पास जाना चाहिए, राइट? लोगों के पास ऑफ कोर्स एक दरवाजे खटखटाना एक बात हो गई, एज एन एक्टर
क्या करना चाहिए उस दौर में कि ठीक है अब हमने तैयारी कर ली, अब हम सिर्फ काम मांगेंगे, या अपनी तैयारी वो जारी रहनी चाहिए? सर अपनी पर्सनल तैयारी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से। मतलब अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा शिद्दत है, आप उतने डेडिकेटेड हैं इस चीज़ को लेकर के, तो आप अपनी प्रिपरेशन घर पे रहकर भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं करता रहा हूँ। बहुत सारी कहानियाँ मुझे याद हैं। एक सिंगर गा देता है एक महफ़िल में, एक शायर शायरी बोल देता है। मैं अपने दोस्तों के बीच में इकलौता एक्टर हूँ, मतलब कुछ स्कूल फ्रेंड्स के बीच में, थिएटर वाले दोस्त हैं उनकी तो बात ही अलग है। तो मैं उनके बीच में कहानियाँ परफ़ॉर्म करता हूँ और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज़ है। और उनके बच्चे तक सुनना चाहते हैं अब कि कोई कहानी सुना दो आप, कोई कहानी सुना दो। तो मतलब ये बहुत बड़ी प्रैक्टिस है, जिसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अकेला हूँ और कहानियाँ लिखी हुई मौजूद हैं दुनिया में, उन कहानियों को परफ़ॉर्म करते रहना चाहिए। ये प्रैक्टिस है, जो कि बहुत आसान है, हर कभी भी की जा सकती है, कहीं पर भी की जा सकती है। ये रियाज है, जैसे संगीत इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं उनका रियाज होता है, संगीतकार या जो म्यूजिशियंस हैं या जो गाना गाते हैं उनका रियाज होता है, अभिनेता का रियाज ये है। राइट, जो मतलब करना चाहिए। ऐसी चीज़ है जो कि सिखाई नहीं जा सकती, क्योंकि ये महसूस करने वाली चीज़, आप महसूस करते हैं। आपको मतलब मैं फिर क्रिकेट का एग्जाम्पल लूंगा। आपको अगर बॉल आती हुई दिख रही है तो आप उस पर कवर ड्राइव मारोगे या स्ट्रेट ड्राइव, ये बॉल आने के बाद ही पता चलेगा। तो जब बॉल वैसी आती है, आपको दिखाई देती है और आप शॉट मार देते हो, तो आपकी प्रैक्टिस है, आपका वो इम्पल्स है तो आप मार देते हो। अगर वो प्रैक्टिस नहीं है तो फिर नहीं होता है। सेम एक्टिंग में होता है कि अगर आपकी प्रैक्टिस रहती है तो आपके लिए जिंदगी आसान सुलझती जाती है। मतलब कहते हैं ना कि लक इज व्हेन अपॉर्चुनिटी मीट्स प्रिपरेशन, राइट? तो अपॉर्चुनिटी आपके पास है, उसके लिए तैयार रहना भी बहुत जरूरी है। एक आखिरी चीज, एस्पायरिंग एक्टर्स को क्या कहना चाहोगे? तैयारी करते रहें, जाहिर सी बात है, वो हमेशा रहना चाहिए, मेहनत हमेशा करते रहनी चाहिए। और क्या एक ऐसी चीज है जो वी वांट टू टेल एस्पायरिंग एक्टर्स फ्रॉम योर जर्नी, जो इन्होंने सीखा? सो मुझे लगता है कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई मतलब एक्टिंग की, फिल्म की, इन सब चीज़ों की पढ़ाई तो है ही, लेकिन पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। किसी भी एक्टर को पढ़ के आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर पढ़ के आता है ना तो उसकी ज़िंदगी के दिमाग में नए आयाम खुलते हैं। और जब तुम कह रहे हो पढ़ के आना चाहिए, तो अभिनय से जुड़ी चीजें या साहित्य, लिटरेचर इन जनरल? लिटरेचर और अभिनय से जुड़ी चीज़ें तो हैं ही, वो तो ठीक है। मैं एकेडमिक्स की बात कर रहा हूँ। ओके। राइट, मतलब आपको ज़िंदगी में ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए। और ये मैंने अपनी ज़िंदगी में इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए क्योंकि मैंने बताया, जैसे कि मेरे दादाजी ने बोल दिया था कि नहीं पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, अदरवाइज मैं 11th के बाद शायद पढ़ाई छोड़ देता। लेकिन जब मैंने पढ़ाई की तो मुझे महसूस हुआ कि ये बहुत ज़रूरी था। मुझे आज, क्योंकि एज एन एक्टर आपको नॉलेजेबल होना बहुत ज़रूरी है। आपका नॉलेज आपके कैरेक्टर में बहुत मदद करता है। ये फिर भले ही छावा हो या कोई और कैरेक्टर हो या कुछ भी हो, आपकी वो चीज़, वो पढ़ी हुई चीज़ कब सबकॉन्शियसली आपके अंदर से आपके कैरेक्टर में आ जाएगी, वो आपको पता नहीं चलता है। वो आपके एकेडमिक्स की चीज़ें हों या जो लिटरेचर हो, कुछ भी हो, वो कब इस्तेमाल हो रही होगी, वो आपको पता नहीं चलेगा और आपकी बत्ती जलेगी, अरे तो ये हो गया, अच्छा ये तो वहाँ का है, अच्छा ये तो उस ज़माने में तो वो किया था, ओह हाँ, ये वो। तो इसलिए वो बहुत ज़रूरी है। तो जो भी एक्टर्स हैं वो पढ़ के आएँ और फिर उसके बाद में तो जो ज़िंदगी चलनी है वो तो चलनी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात तुमने कही कि तैयारी और पढ़ाई। कई बार लोग इसलिए इस फील्ड में आना चाहते हैं कि उनको लगता है कि पढ़ना नहीं पड़ेगा। ऐसा सोच सकते हैं सर, लेकिन ये बहुत गलत ये बात भ्रम है, इस भ्रम में ना पड़े। राइट, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हैं सब पढ़े लिखे लोग, बहुत ज़्यादा पढ़े, बहुत पढ़े लिखे और बहुत पढ़ते हैं। उस ग्लैमर को जो लोग देखते हैं तो उसके पीछे इतना खून है, इतना खून बहा है, खुद का खून और पसीना, कि कमाल है। सब बहुत पढ़े लिखे और बहुत वेल एजुकेटेड और बहुत मतलब तैयार हैं सब यहाँ पर। छावा ने क्या बदला? छावा ने लोगों का मेरी तरफ देखने का नजरिया बदला है।
अब देख रहे हैं। अब देख रहे हैं और अलग ही नजर से देख रहे हैं, रिस्पेक्ट से देख रहे हैं कि मैं एक इतनी बड़ी फिल्म का हिस्सा बन पाया कि मुझे दूसरों को देख करके महसूस हो रहा है कि ये कितना बड़ा काम हुआ है मुझसे। हिस्सा नहीं, बहुत अहम हिस्सा। अहम हिस्सा मिलता है ऐसा। बहुत लंबा इंतजार रहा है इन सब चीजों का। तब कोई भी मुझे देखता है तो मुझे उसकी आंखों में दिखता है कि मैंने कुछ, शायद मैं किसी एक ऐसे प्रोजेक्ट से, या प्रोजेक्ट नहीं कहेंगे क्योंकि प्रोजेक्ट नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि सर मैं यहाँ पर लक्ष्मण सर की बात करना चाहूँगा। मुझे अभी भी याद है जब उन्होंने पहली दफा स्क्रिप्ट के लिए या नरेशन के लिए मुझे बुलाया था, उनकी आंखें एकदम ऐसी थी जब वो नरेट कर रहे थे सब कुछ कि ये है फिर ये है। और मैंने पहली बार बिना स्क्रिप्ट देखे किसी डायरेक्टर को लाइंस बोलते हुए देखा है। उन्हें बकायदा लाइंस याद थी हर चीज की, हर कैरेक्टर की। फिर औरंगजेब ये बोला, फिर ये वो बोला, फिर वो बोला। तो उनकी आंखों में मुझे दिखा था कि ये कितनी शिद्दत से इस दुनिया को बताना चाहते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज कौन थे। शिवाजी महाराज के बारे में हम लोगों ने हर जगह पढ़ा है, हम लोग बचपन से जानते हैं, उनका चित्र हो हमने बचपन से देखा है। कि छत्रपति संभाजी महाराज में, वो तो मेरा सौभाग्य था कि मुझे जाग उठाए रायगढ़ मिल गया और मुझे पता था, वरना मेरे दोस्तों को भी नहीं पता था। उन्होंने जब मेरे स्कूल के फ्रेंड्स ने आकर के जब मेरा प्ले देखा तब बोले ये कौन थे यार, ये भी थे क्या। मतलब ये तो बहुत ही, तो उनकी जो शिद्दत थी इस चीज की, वो उस दिन पहले दिन मुझे महसूस हो गई थी। और उस पहले दिन के बाद से ही मुझे लगता है हर एक्टर के साथ में ये हुआ था कि वो सिर्फ और सिर्फ संभाजी महाराज के लिए काम कर रही है। हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ संभाजी महाराज के लिए काम किया है। फिर वो भले ही लक्ष्मण सर हो या कोई स्पॉट बॉय हो या कोई भी हो, सबसे बड़े से लेकर के सबसे छोटे तक, हर किसी ने सिर्फ संभाजी महाराज के लिए काम किया। और वही चीज ने हम लोगों को 8 महीने तक बांधे रखा। और वही चीज अब आपको, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, इट विल टेक यू प्लेसेस। वो कमिटमेंट, वो प्रेम, अब वो वक्त आ गया है कि उसके फल को का मजा लेने का आनंद लेने का। इस उम्मीद के साथ कि गुलाब गैंग के बाद भले ही आपको लोगों ने ना पहचानो, ये उम्मीद नहीं है, ये तथ्य है, उसकी भी भरपाई अब छावा करेगी, कर रही है। और अब यहां से ये प्लेन दूसरे ऑर्बिट में ही जाएगा। बिल्कुल सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो एंड ये कमिटमेंट, ये कन्विक्शन हमेशा बना रहे। जी, थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। इतना मजा आया बात करके और इतना कुछ सीखने को मिला सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर थिंकिंग अस वर्दी इनफ टू ओपन अप सो मच। इतना खुल के तुमने बात करी, और जो सच्चाई संता जी की आंखों में थी वही सच्चाई आज अंकित की आंखों में भी है। अरे यार, आपने मुझसे निकलवा दिया, मतलब आप इतने अच्छे से सुना है आपने, ब्यूटीफुल, उस वजह से सुना है। एक नया दोस्त बन गया आज। राइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और एक छोटा सा हमारी तरफ से आपके लिए, अंकित तुमने इतना टाइम दिया हमें, उसकी तो हम मोल नहीं चुका सकते, बट ये छोटा सा एक थैंक यू है संवाद की पूरी टीम की तरफ से। और तुम्हारे लिए कम है ये, सोनम के लिए ज्यादा है। उनको धन्यवाद कि तुम्हारे साथ खड़ी नहीं और खड़ी रही और खड़ी रहेंगी, और अभी भी खड़ी हैं और हमेशा खड़ी नहीं रहेंगी, शायद आगे चलती रहेंगी। यस सर, मार्गदर्शन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। अंकित की जर्नी सुनी, देखी हमने, छावा में उनका अनुभव देखा सुना, और मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने इनसे कहा भी, और ये इसका जीता जाता एग्जाम्पल है कि व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। थैंक यू अंकित फॉर डूइंग दिस। थैंक यू सो मच सर, थैंक ऑल द बेस्ट। यू।